जहाँ तक मिस्टर ट्रम्प का सवाल है, जिस तरह का उन्होंने टैरिफ अनाउंसमेंट किया है, उससे इंडिया के लिए कुछ सेक्टर्स में चैलेंज आएगा, कुछ सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी आएगी। जहाँ तक हम स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम डिफेंस की बात करें, एरोस्पेस की बात करें, मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, तो इन सब पे हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट यूएस के साथ है। बाय 2030 अगर हम $500 बिलियन को ले जाते हैं तो मेरे को लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट यूएस को करीब 250 से 300 बिलियन डॉलर होना चाहिए। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल कम फॉर इंडियन एक्सपोर्टर इनटू द यूएस मार्केट। यूएस में इकॉनमी स्ट्रांग होती है तो वेंचर कैपिटल फंड जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो बढ़ा सकते हैं, जो कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा एक तरह से मदद करेगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर अजय सहायक, डीजी और सीईओ FIEO के। टाइम्स न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, ट्रंप ने पोजीशन ले लिया है। क्या लगता है जो हमने देखा है कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं खासकर, उस पर किस तरह के असर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी चुनाव प्रचार में भी काफ़ी कुछ कहा है। देखिए, जहाँ तक मिस्टर ट्रम्प का सवाल है, जिस तरह का उन्होंने टैरिफ अनाउंसमेंट किया है, उससे इंडिया के लिए कुछ सेक्टर्स में चैलेंज आएगा, कुछ सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटी आएगी, बिकॉज हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर्स हैं शायद उनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगेगा, तो उसके कारण से काफ़ी जो है ट्रेड डाइवर्जन वो इंडिया की तरफ होगा। कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। जैसे अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स की बात करें, उसमें हमें बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी। IT एंड IT एनेबल्ड सर्विसेज में जिस तरह मेक इन अमेरिका ग्रेट अगेन की तरफ जा रहा है, उस तरह से वो डिमांड बहुत ज़्यादा आएगी। और हम जैसे देख रहे हैं कि हमारे अदर सेक्टर्स में भी, जैसे अपैरल सेक्टर्स है, अगर चाइना पे हार्ड टैरिफ आती है, चाइना इतना डोमिनेंट सप्लायर है कि वो बिज़नेस इंडिया की तरफ आएगा। हमारा बायलैटरल ट्रेड में भी देखें तो फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ने की बहुत संभावना है। यूएस ने बात की है कि वो अब जो ऑयल डिगिंग शुरू करेंगे बहुत ज़ोर से, एंड यूएस के पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व हैं, तो हम शायद ऑयल डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी में हमारा यूएस से ऑयल इंपोर्ट ज़्यादा होगा। डिफेंस इंपोर्ट्स हमारा यूएस से और ज़्यादा होगा, क्योंकि हमारे स्ट्रेटजिक टाइज यूएस के साथ डेवलप कर रहे हैं। इंडिया में एविएशन सेक्टर बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है, लॉट ऑफ डिमांड ऑलरेडी बोइंग के ऊपर प्लेस कर सकती है। तो जो यूएस में एक कंसर्न था कि इंडिया से ज़्यादा उनके पास ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, टू ए लार्ज एक्सटेंट आने वाले दिनों में वो बढ़ेगा। तो ओवरऑल इंडिया के एक्सपोर्ट्स के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ ऑफ सेक्टर्स है जिसमें चैलेंज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो जिस तरह मेक इन अमेरिका की बात हो रही है, जिस तरह EVs का रिस्ट्रिक्शन आ रहा है, शायद इस सेक्टर्स में इंडिया के ऊपर चैलेंजेस आएगा। बट ओवरऑल मिस्टर ट्रम्प की प्रेसिडेंटशिप जो है वो इंडिया के लिए अच्छी होगी व्हेन वी आर कंपेयरिंग विद अदर कॉम्पिटिंग कंट्रीज। सर, जिस तरह से हमने देखा कि ट्रम्प अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि हमारे जो भारतीय निर्यातक हैं उनको अपने स्ट्रेटजी बनाने के लिए पुनर्विचार करने की ज़रूरत है, या कुछ स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है? मेरे को लगता है कि इसमें शायद गवर्नमेंट का रोल ज़्यादा होगा। हमें बहुत कुछ निगोशिएशन यूएस के साथ करना पड़ सकता है। यूएस ने कुछ कंसर्न मिस्टर ट्रम्प जब प्रेसिडेंट थे उस समय दिखाई थी। उन्होंने कुछ प्रोडक्ट में टैरिफ की बात की थी। उन्होंने ये भी बोला कि इंडिया में टैरिफ बहुत ज़्यादा है। कुछ आइटम जो यूएस इंटरेस्ट के हैं, हम लोग को देखना चाहिए क्या हम उसमें टैरिफ कर सकते हैं। जैसे हार्ले डेविडसन की बात हुई है, हार्ले डेविडसन पे हमने देखा है इंडिया ने ड्यूटी कम की है, शायद उसमें ड्यूटी और कम करने की गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि इंडिया में हार्ले डेविडसन का बहुत बड़ा मार्केट नहीं है। तो जो भी हम ड्यूटी कंसेशन देंगे शायद वो एक रेवेन्यू हिट जरूर गवर्नमेंट को, उसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रभावित नहीं हो सकती है। उनकी डिमांड जो है वो मेडिकल डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट को लेके है, क्योंकि बहुत से इंडिया में ऐसे डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट जिनके ऊपर प्राइस कंट्रोल ऑर्डर है, बिकॉज हम बहुत अफोर्डेबल जो है हेल्थ केयर करना चाहते हैं। वो इशू थोड़ा निगोशिएट करने की बात होगी। डेयरी प्रोडक्ट्स की इंडिया में सप्लाई को लेके काफ़ी कंसर्न जारी की गई है। कुछ आइटम्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब लैपटॉप की बात करें, जिस तरह का इंडिया में थोड़ा उसको ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग के थ्रू लाया गया, वो एक इश्यूज़ हैं। तो मेरे को लगता है मिस्टर ट्रम्प ये फ्लैग करेंगे टैरिफ का इश्यूज़ टू निगोशिएट, और कुछ हमें अपने लो हैंगिंग फ्रूट्स और हाई हैंगिंग फ्रूट्स की तरह देख के एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। शायद हमें लो हैंगिंग फ्रूट्स में कुछ कंसीड करने की ज़रूरत होगी, और जहाँ हम नहीं निगोशिएट कर सकते वो चीज़ भी हमें बहुत क्लियर करनी पड़ेगी। जहाँ तक हम स्ट्रेटजिक रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हम डिफेंस की बात करें, एरोस्पेस की बात करें,
मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात करें, तो इन सब पे हमारा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट यूएस के साथ है। यूएस जिस तरह इंडो पैसिफिक में मूव करना चाहता है, उसको भी इंडिया जैसे एक बहुत रिलायबल पार्टनर की ज़रूरत है। तो एक बहुत बड़ी विन विन सिचुएशन इंडिया और यूएस दोनों के लिए। और मिस्टर ट्रंप के आने से जिस तरह की हमने देखी है पहले भी केमिस्ट्री द टू टॉप लीडरशिप में है, वो इंडिया के लिए एक बहुत एडवांटेजियस पोजीशन होगी। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा स्टार्टअप्स इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा अच्छा बूम कर रहा है। करीब 1.60 लाख रिकॉग्नाइज DPIIT के रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स हैं हमारे पास। क्या आपको लगता है कि स्टार्टअप्स जो हैं, जो यूएस मार्केट में एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने आप को, उसमें किस तरह के उनके सामने चैलेंजेस निकल कर आ सकते हैं? देखिए, स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने ये भी बोला है कि शायद वो टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं। उनका जो भी वीसा को लेके जो भी रिव्यू है, वो शायद लो स्किल्ड वीसा को लेके है। मिस्टर ट्रंप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यूएस की जो भी ग्रोथ हुई है, उसमें इंडियन टैलेंट ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल किया है। बहुत से इंडियंस, उनकी जो की टीम है उसके भी मेंबर्स हैं। तो मेरे को लगता है ओवरऑल स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत अच्छी ये एक अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यूएस में अगर मैन्युफैक्चरिंग आती है या यूएस में इकॉनमी स्ट्रांग होती है, तो वेंचर कैपिटल फंड जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया में वो बढ़ा सकते हैं, जो कि स्टार्टअप्स को बहुत ज़्यादा एक तरह से मदद करेगा। जहाँ तक चैलेंजेस की बात है, हो सकता है कुछ सेक्टर्स हो, कुछ निश सेक्टर हो जहाँ पे यूएस अपने भी स्टार्टअप डेवलप हो, वहाँ पे कंपटीशन होगा। बट कंपटीशन में ये भी है कि इंडियन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे हैव ऑलवेज फेयर्ड वेल। तो ओवरऑल स्टार्टअप्स के लिए भी एक अच्छा टाइम आने जा रहा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट फ्लो जो स्टार्टअप्स के लिए वो काफ़ी बढ़ेगा। और जो अच्छे स्टार्टअप्स हैं, इफ़ दे वांट टू लॉन्च इनटू द यूएस, प्रॉब्ली दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर देम टू डू दैट। सर, प्रेसिडेंट ट्रम्प इससे पहले भी कई बार आप खुद को टैरिफ मैन के रूप में भी कह चुके हैं। अभी कल ही उन्होंने घोषणा किया है कि 25% टैरिफ लगाएंगे मैक्सिको और कनाडा पे। हालांकि चाइना को लेकर के उन्होंने अपनी तस्वीर साफ नहीं की है। तो क्या लगता है कि अगर वो चाइना पे टैरिफ लगाते हैं जैसा कि वो कहते आए हैं, तो उसका भारत के निर्यातकों पर क्या असर पड़ेगा, भारत के व्यापार से क्या असर पड़ेगा, और किन क्षेत्रों पे इसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, पहले तुम लगता है कि जिस तरह की उन्होंने टैरिफ कनाडा और मैक्सिको की बात की है, ऑब्जेक्टिव शायद इमिग्रेशन को चेक करना और जो स्प्यूरियस ड्रग्स जो आ रही हैं, जो केमिकल्स फॉर्म में आ रही हैं, उसको चेक करना उनका मेन अध्याय है। तभी टैरिफ उतना जड़ा उनका एम नहीं होगा। जहाँ तक चाइना की बात है, जिस तरह यूएस का चाइना से ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है, चाइना एक बहुत कॉम्पिटिटर यूएस के लिए इमर्ज होकर आ रहा है, तो शायद आइडिया होगा कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट्स हैं, एटलीस्ट कुछ सेक्टर में यूएस उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेगा। उन सेक्टर्स में हमें देखना होगा कि इस सेक्टर में टैरिफ है। अगर उन सेक्टर्स में हम चाइना से कॉम्पीट कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योंकि ज़्यादातर सेगमेंट में चाइना का काफ़ी डोमिनेंट रोल यूएस की इकॉनमी में रहा है। ये देखना पड़ेगा कि उन सेक्टर्स में हम कॉम्पिटिटिव हैं या नहीं। हम लोगों ने देखा पिछली बार जो टैरिफ लगी थी, जिन प्रोडक्ट पे लगी थी, शायद इंडिया उसमें कॉम्पिटिटिव नहीं था। बट आफ्टर इंडिया में PLI स्कीम रोल्ड आउट हुई है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर एंड रिलेटेड सेक्टर में इंडिया में काफ़ी कैपेबिलिटी डेवलप की है। बट आई थिंक a fair assessment will happen only when we know the product on which he is subjecting China to a higher tariff, and probably उस काइंड ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर हम देख सकेंगे कि इतना मार्केट एक्सेस हमको ज़्यादा मिल पाएगा। सर, अभी आपने भी कहा कि खास करके उन्होंने कहा ड्रिल बेबी ड्रिल, कल ट्रम्प साहब ने कहा। तो क्या लगता है कि जिस तरह से भारत अब EV की तरफ बढ़ रहा है, सारे जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं EV की तरफ फोकस कर रहे हैं, ऐसे में अमेरिकी प्रेसिडेंट का कहना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तेल खनन करेंगे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर जो बेस कारें हैं उन पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो क्या इससे हमारे कार मैन्युफैक्चरिंग या इन्वेस्टमेंट के पर्पज से कोई इसमें देखने को मिलेगा सर? देखिए, मिस्टर ट्रम्प ने बहुत पहले क्लियर कर दिया था कि वो पेरिस क्लाइमेट जो कॉन्फ्रेंस है उसको नहीं अबाइड करते। उन्होंने कोई डिकार्बनाइजेशन के ऊपर कोई भी रुख नहीं लिया, और शायद वो बैकआउट कर गए हैं उससे। तो यूएस इस मूड में नहीं है कि यूएस ग्रीन एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना चाह रहा है। यूएस उसी को देखते हुए इस समय उसका पूरा फोकस है कि ऑयल सेक्टर में वो अपना एक डोमिनेंट प्लेयर बन के आना चाहता है। अगर आप इंडिया का ऑयल इंपोर्ट भी देखिए, तो यूएस भी वन ऑफ द टॉप 10 सप्लायर इंडिया के लिए भी है। अगर हम शेल गैस देख लें, तो यूएस शायद टॉप सप्लायर भी होगा। और जिस तरह यूएस अब फोकस कर रहा है कि शायद वो ये देख रहा है कि ऑयल जो है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में।
तो जहाँ तक हम ईवी की बात है, इंडिया की प्रायोरिटी डिफरेंट है. वी आर कमिटिंग दैट by 2030 we will start reducing carbon emission by 50% and by 2070 we will bring it to zero. So हमारी जो नेशनल प्रायोरिटीज़ हैं वो डिफरेंट हैं. शायद अगर अमेरिका जिस तरह की कार मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहा है, अगर वो ऑयल बेस्ड या डीजल बेस्ड कार होंगी तो कुछ कंट्रीज़ को फ़ायदा मिलेगा. इंडिया में अभी भी ऐसी कार बनती रहती हैं, तो शायद डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाए और एक्सपोर्ट्स के लिए इनकी अपॉर्चुनिटी ओपन हो. अभी भी ऐसी बहुत कारें अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में काफ़ी जा रही हैं, सम ऑफ द एशियन कंट्रीज़ में भी जा रही हैं. तो अगर यूएस इस तरह की एम्फेसिस देता है तो इंडियन कार्स को वहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी. हमें देखना है कि किस तरह का प्रोटेक्शन कार पे दिया जाता है. क्या बहुत हाई ड्यूटी कार पे लगाई जाती है या नहीं लगाई जाती. अगर कार पे हाई ड्यूटी लगाई जाती है तो शायद ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और शायद कार मैन्युफैक्चरिंग को उतना सपोर्ट ना मिल पाए. शायद सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जो ईआरएस की बात हुई है, उन्होंने कहा कि जैसे व्हाइट हाउस में गए उसके बाद जो स्टेटमेंट आई उसमें भी निकल कर बात आई, ईआरएस की बात की गई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं टैरिफ के ज़रिए. तो क्या लगता है इससे हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? देखिए, दो सिचुएशन हो सकती है. एक सिचुएशन हो सकती है कि एक सरचार्ज या कोई एडिशनल टैरिफ यूएस अक्रॉस द बोर्ड बना दे. मे बी अगर उसने यूएस ने डिसाइड किया कि वो 5% एडिशनल टैरिफ लगाएगा तो ये अक्रॉस द बोर्ड होगा, हर कंट्री के ऊपर होगा. इसका जो भी खामियाजा होगा वो यूएस कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा, बिकॉज कंज्यूमर के लिए प्राइस बढ़ेगी. इंटरनेशनल कंपटीशन में वो इवन आउट हो जाएगा, बिकॉज हर कंट्री के ऊपर लग रहा है तो ये इवन आउट हो जाएगा. यूएस मैन्युफैक्चरिंग को जरूर सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज उनको जो प्रोटेक्शन है वो बढ़ जाएगा. अगर ये टैरिफ कंट्री स्पेसिफिक होके आता है तो हमें देखना पड़ेगा किन कंट्री पे आ रहा है, उन कंट्री पे कितना आ रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे बात की जाए कि उन्होंने चाइना पे 60% टैरिफ की बात की है, इंडिया एंड अदर कंट्री पे 10% टैरिफ की बात की है. तो अगर ये होता है तो शायद लॉट ऑफ बिजनेस चाइना से इंडिया और अदर कंट्रीज़ की तरफ फ्लो कर सकता है. तो ये हमें देखना पड़ेगा. जो बात उनकी हो रही है एक्सटर्नल रेवेन्यू को करने के लिए, वो अक्रॉस द बोर्ड करना चाहते हैं, बिकॉज यूएस का इम्पोर्ट काफ़ी है. उस साइजेबल इंपोर्ट में अगर अक्रॉस द टैरिफ करना चाहते हैं तो वो कंपटीशन में इवन आउट हो जाएगा. अगर ये डिफरेंशियल टैरिफ होगा तो वो देखना पड़ेगा कि इंडिया के ऊपर क्या टैरिफ आता है, अदर कंट्रीज़ के ऊपर क्या टैरिफ आता है. ऐसी भी सिचुएशन सकती है कि उन कंट्रीज़ पे कुछ प्रोडक्ट पे टैरिफ आए और इंडिया के ऊपर ना टैरिफ आए, तो वहाँ हमें मार्केट गेन्स ज़्यादा मिलेंगे. सर क्या लगता है कि ट्रम्प 2.0 में हम ये FII है उसका क्या हम देख पाएंगे कि वो बढ़ते हुए के रूप में दिखेगा, आंकड़े वैसे होंगे जो उनका ग्राफ काफ़ी बढ़ेगा, और अगर बढ़ता है तो किन किन सेक्टरों में हमें देखने को मिल सकता है कि FII बढ़ सकता है? देखिए, जहाँ तक FDI FII का सवाल है, हमको लगता है कि अभी आने वाले कुछ दिनों में मे बी अप टू मार्च a lot of flight of capital may happen, not only from India to US but for all emerging economies, because people are bullish about the US economy and the data is also quite supportive. In fact, when everybody said that US will be creating around 1,62,000 jobs in December, they created 2,15,000 jobs. US Fed is not likely to reduce rate further. Only one cut is expected of 0.25% in 2025. Probably that will be putting a lot of pressure on the emerging economies, particularly those who are looking into reducing the interest rate to push businesses into the country. So वो एक बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन सभी इकोनॉमी के लिए लेके आएगी. हमें ये देखना होगा कि हाउ वी आर डूइंग दैट. और जहाँ तक यूएस के सवाल है, प्रॉब्ली FDI इंडिया जैसे कंट्री में ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, बिकॉज हमारे यहाँ जो FDI आ रही है वो लोकल मार्केट की डिमांड को देख के आ रही है. वो इंडिया को एज हब भी बनाना चाहती है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए. और हमने देखा है कि हमारी जिस तरह की PLI में इंसेंटिव स्कीम भी रोल्ड आउट हुई है, लॉट ऑफ FDI हैज़ कम टू इंडिया, क्योंकि इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है. सो देयर मे बी इनिशियल सम फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो सकती है, सम स्लो मूवमेंट हो सकता है FDI, बट क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, कंट्री विथ लॉट ऑफ प्रोमिसेस है, we will continue to be the fastest growing economy. तो FDI challenge इंडिया जैसे कंट्री के लिए नहीं रहेगा. We will attract FDI, and the good thing is that not only we are attracting FDI in services, now we are attracting FDI in manufacturing also. We have the natural advantage in technology and knowledge driven sectors, and therefore we expect the FDI to flow more in technology and knowledge driven sectors.
क्या लगता है सर कि FII स्टार्टअप्स में भी देखने को मिलेंगे, खासकर आने वाले टाइम? तो बिल्कुल इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स में भी आएगा, बिकॉज इंडिया में जिस तरह का स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया है, वी आर सीइंग लॉट ऑफ यूनिकॉर्न्स आल्सो डेवलपिंग इनटू द कंट्री. We have already become the third largest startup base in the world. Probably we will be the second one very soon. And हमारे स्टार्टअप्स डिफरेंट फील्ड में हैं. वी हैव द एडवांटेज ऑफ टेक्निकल मैन पावर, जो कि वर्ल्ड में आज के पास किसी के पास नहीं है. तो जहाँ जिस तरह का गवर्नमेंट इकोसिस्टम स्टार्टअप्स के लिए प्रोवाइड कर रही है, प्रॉब्ली टाइम हैज़ कम वेयर टैलेंट विल बी रिवॉर्डेड. क्या कुछ कहना चाहेंगे सर ऐसे निर्यातकों से जो अमेरिका के साथ खास करके व्यापार उनका काफ़ी ज़्यादा रहा है अब तक, या कुछ करने जा रहे हैं या ढूंढने जा रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे निर्यातक? देखिए, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि इनिशियली कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, कुछ कंसर्न हो सकते हैं, कुछ अनसर्टेनिटी हो सकती है, बट जिस तरह का इंडिया का US रिलेशन रहा है और जिस तरह के हम प्रोडक्ट US को एक्सपोर्ट करते हैं, हम बहुत सेक्टर में और ज़्यादा सेक्टर में US से कॉम्पीट नहीं कर सकते. हम फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेयर US में नहीं है, बिकॉज हम जेनरिक सप्लाई करते हैं जो कि अफोर्डेबल मेडिसिन में हेल्प करता है. हमारा अपैरल सेक्टर में US से कोई कंपटीशन नहीं है. हम जो मशीनरी एक्सपोर्ट करते हैं शायद वहाँ US से कंपटीशन नहीं है. सो इन ए वे हम US इकॉनमी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और हम डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन में US में बहुत कम प्रोडक्ट में है. इसलिए हमें चिंता की कोई बात नहीं है. इंडिया US ट्रेड बढ़ेगा. हम लोग देख रहे हैं कि बाय 2030 इस ट्रेड को हम $500 बिलियन को ले जाएं. अगर हम $500 बिलियन को ले जाते हैं तो मेरे को लगता है कि हमारा एक्सपोर्ट US को करीब 250 से 300 बिलियन डॉलर होना चाहिए. तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी विल कम फॉर इंडियन एक्सपोर्टर इनटू द US मार्केट. 1 फरवरी को आम बजट आने वाला है. क्या कुछ आपने कुछ सुझाव रखे हैं सरकार के सामने, या कुछ एक्सपेक्टेशन जो खास करके एक्सपोर्टर्स को बूस्टअप करें? देखिए, हम लोग ने एक तो जैसे US की बात हो रही है, हमें भी लगता है कि US में इंडिया को बहुत एडिशनल मार्केट अपॉर्चुनिटी मिलेगी. हम नॉर्मल इंक्रीमेंटल ग्रोथ जो एक्सपोर्ट में हो रहा है उसको नहीं देख रहे हैं. हमें करीब $25 बिलियन एडिशनल मार्केट एक्सेस मिलेगा नेक्स्ट 3 ईयर्स. हम लोगों ने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई किए हैं जिसमें मशीनरी है, ऑटोमोबाइल है, फार्मास्यूटिकल्स है, टॉयज़ है, फुटवेयर है, और जो एग्रो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पे इंडिया को काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इसलिए हम लोगों ने गवर्नमेंट से ये भी डिमांड की है कि 3 इयर्स के लिए हमें हमारा मार्केटिंग फोकस US पे लाना चाहिए. जो बजटरी सपोर्ट है उसको लाना चाहिए. दूसरी, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए हम चाहते हैं कि इंडिया अपनी एक ग्लोबल शिपिंग लाइन डेवलप करे. उसके लिए अगर बजट में उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देना है सो दैट लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग उनको अवेलेबल हो, तो वो प्रोवाइड करना चाहिए. थर्डली, एक्सपोर्ट सेक्टर में हम लोगों ने ये भी बोला है कि R&D को प्रमोट करना चाहिए और R&D में इंसेंटिवाइज करना चाहिए. गवर्नमेंट को उसमें 200 से 300% टैक्स डिडक्शन लाना चाहिए, जिससे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, इंडियन मैन्युफैक्चरर R&D करें, बिकॉज एक्सपोर्ट्स में R&D इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डॉक्टर अजय सहाय, टाइम्स न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू.